चलिए आज हम लोग क्लास 12 के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों का टारगेट है कि इस बार आप सभी 400 प्लस नंबर को लेकर के आएँ, इतना हम लोगों का टारगेट है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी जो है इस वीडियो का लाभ ले सकें। आज का पहला क्वेश्चन आता है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं। भ्रूणपोष में जो है कितने क्रोमोजोम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट कर चुका है। तो भ्रूणपोष में जो है कितने क्रोमोजोम होते हैं, जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आंसर पता होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3n, यानी कि भ्रूणपोष में जो है कितने क्रोमोजोम होते हैं तो 3n क्रोमोजोम होते हैं। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशिष्टता है। यानी कि आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशिष्टता है ये बताना है। ऑप्शन है जैविक समुदाय, ऑप्शन बी है समष्टि, ऑप्शन सी है भूदृश्य और ऑप्शन नंबर डी आता है परितंत्र। आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों को आंसर भी जल्दी याद हो जाएंगे। तो आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशिष्टता है, तो यह है समष्टि का। किसके है तो समष्टि का है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आता है 3 नंबर, अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। यानी कि ये अनिषेक जनन जो है सामान्यतः मिलता है, किसमें मिलता है, लीची है, अंगूर है, आम है, नींबू है, तो किसमें अनिषेक जनन मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है। तो अंगूर में जो है अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है, किसमें मिलता है तो अनिषेक जनन मिलता है किसमें, अंगूर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। चरम समुदाय जो है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो चरम समुदाय पाया जाता है संतुलित क्षेत्र में। किस क्षेत्र में पाया जाता है, संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। यानी कि द्विनिषेचन का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, इसको याद कर लेंगे। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, तो इसका परिणाम होता है भ्रूणपोष। यानी कि द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, तो भ्रूणपोष का बनना द्विनिषेचन का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, विज्ञान जो आनुवांशिकी को पर्यावरण से जोड़ती है। यानी कि विज्ञान जो आनुवांशिकी को जो है पर्यावरण से जोड़ती है वो क्या है, उस विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है जीवकोलॉजी। क्या कहा जाता है, जीवकोलॉजी कहा जाता है, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है जीवकोलॉजी। यानी कि वह विज्ञान जो आनुवांशिकी को पर्यावरण से जोड़ती है उसे कहते हैं जीवकोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, निम्न में से किस आवास में मृदा सतह का दैनिक तापमान अत्यधिक बदलता है। यानी कि किस आवास में मृदा सतह का जो दैनिक तापमान है वह अत्यधिक बदलता है तो किसमें बदलता है। ऑप्शन वाले देखिए, झाड़ी स्थल, बी है वन, सी है रेगिस्तान और डी है ग्रास स्थल। तो किसमें जो है अत्यधिक बदलता है, तो वो बदलता है आपके रेगिस्तान में। किसमें बदलता है, तो रेगिस्तान में अत्यधिक बदलता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम वृद्धि का दर पाई जाती है। अधिकतम वृद्धि का जो दर है वो किसमें पाई जाती है, तो ये आप लोगों का पाई जाती है, ध्यान देंगे, एक्सपोनेंशियल अवस्था में। एक्सपोनेंशियल अवस्था में जो है अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आता है 9 नंबर, किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास इसका बनाता है। यानी किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास इसका बनाता है, क्या बनाता है, तो वो बनाता है आपका पर्यावरणीय निके। क्या बनाता है, पर्यावरणीय निके बनाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन के पश्चात जो है बीजांड किसमें परिवर्तित होता है, तो ये परिवर्तित होता है बीज में। किसमें परिवर्तित होता है, तो बीज में परिवर्तित होता है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, सर्दियों के दौरान जंतु अक्रिय हो जाते हैं, यह कहलाता है। यानी कि सर्दियों के दौरान जो जंतु होते हैं वो अक्रिय हो जाते हैं और इसे क्या कहा जाता है,
देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो अपने क्वेश्चन आंसर को कमेंट बॉक्स में बताएं। 30 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे, 30 में से आप लोग कितने क्वेश्चन को सही कर रहे हैं ये लास्ट में बताना है। सर्दियों के दौरान जंतु अक्रिय हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है शीत निष्क्रियता। क्या कहा जाता है? तो शीत निष्क्रियता कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाता है। यानी कि लार्वा को जो वयस्क में परिवर्तित कर देता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है क्यांतरण। क्या कहा जाता है? तो क्यांतरण कहा जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दें। 13 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से जैवमंडल की रक्षा करती है? यानी कि ओजोन परत जो है वो किस प्रकार की किरणों से जैवमंडल की रक्षा करती है? तो ये रक्षा करती है किससे? तो अल्ट्रा वायलेट किरणों से। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणों से जो है ओजोन परत जैवमंडल की रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर, आर्थ्रोट्रोप्स बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। यानी कि बीजांड द्वार और निभाग जो होते हैं वो क्या होते हैं ये बताना है। तो ये जो होते हैं आपके बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होती है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, कवक मूल उदाहरण है। कवक जो है वो मूल उदाहरण है। किसका मूल उदाहरण है? तो ये आप लोगों का मूल उदाहरण है सहजीवी संबंध से। यानी कि मूल उदाहरण है सहजीवी संबंध का कवक जो है मूल उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? यानी कि नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष कौन बनाता है? तो वो बनाता है आपका कौन? तो ये है द्वितीयक केंद्रक। यानी कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है। कौन जो है नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो द्वितीयक केंद्रक जो है ये आपके नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? यानी कि जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट जो इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जीव। उसको क्या कहा जाता है? जीव कहा जाता है। यानी कि जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट जो इकाई होती है उसको जीव कहते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है। इनकी वायु द्वारा जो स्थानांतरित मृदा होती है वो कौन सी होती है? तो वो आपकी होती है इओलिन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है। यानी कि वायु द्वारा स्थानांतरित जो मृदा होती है वो कौन सी है ये बताना है आपको। तो वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका इओलिन जो ऑप्शन नंबर डी में है। इओलिन ये आपकी वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? यानी कि कौन सा पौधा जो है मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है। कौन जो है मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए राइजोफोरा जो है ये आपके मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाने वाला पौधा है। ऑप्शन नंबर ए राइजोफोरा ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। यानी कि जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं वो पौधे बताना है कौन सी है। ऑप्शन नंबर देखिए, हाइड्रिला है, बी है ट्रापा, सी है नीलम्बो और डी आता है बबूल। कौन सा पौधा जो है जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता? कोई एक ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रिला जो है ये जलीय वातावरण में पाया जाता है, ट्रापा भी और नीलम्बो भी, ये तीनों जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। लेकिन ये बबूल जो है ये जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बबूल, ये जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है पौधा, ध्यान देंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं। यानी कि अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में जो उगने वाले पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं लवणोभित्ति। किस प्रकार के होते हैं? तो लवणोभित्ति होते हैं।
ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्तनधारियों में जो निषेचन होता है वो कहाँ पे होता है? तो वो होता है आपके फैलोपियन नली में। कहाँ पे होता है? तो फैलोपियन नली में होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होते हैं? किन कारणों से जो आबादी है वो सदा परिवर्तनशील होते हैं? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है भौतिक, बी है जैविक, या और सी है ये दोनों, और डी है कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताएं। देखिए, भौतिक और जैविक इन दोनों से जो है आबादी सदा परिवर्तनशील होते हैं। तो सही आंसर आप लोग क्या करेंगे? ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, भौतिक और जैविक दोनों कारणों से। ऑप्शन सी सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन आता है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांड में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो बताना है। किस में होता है बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो ये आपका होता है किस में? तो ये होता है गुरु बीजाणु मातृकोशिका में। गुरु बीजाणु मातृकोशिका में बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है, आबादी के अध्ययन में किन कारणों का ध्यान जरूरी है? यानी कि आबादी का अध्ययन में किन कारणों का ध्यान देना जरूरी होता है? तो ये देखिए, ऑप्शन ए सदस्यों की संख्या तथा प्रकार, ऑप्शन बी है निश्चित क्षेत्र का प्रकार, और ऑप्शन सी है निश्चित समय। यानी कि निश्चित समय यानी कि इन तीनों का ध्यान जरूरी होता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे, उपयोग सभी। यानी कि इन तीनों को अगर आबादी के अध्ययन कर रहे हैं तो इन तीनों प्रकार के यानी कि सदस्यों की संख्या और उनके प्रकार, निश्चित क्षेत्र का प्रकार और निश्चित समय, इन तीनों का ध्यान रखना जरूरी होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवा के जो वेग होते हैं उनको किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है आपके किसके द्वारा? तो एनोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? एनोमोमीटर द्वारा जो है हवा के वेग को मापा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये काफ़ी काम देगा, आगे भी काम देगा। 27 नंबर क्वेश्चन, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? यानी कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका अलैंगिक जनन। क्या कहलाता है? तो अलैंगिक जनन कहलाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे। अगर वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो, याद नहीं होता है तो वीडियो को रिपीट करें। रिपीट करेंगे तो क्वेश्चन और जल्दी याद हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। यानी कि 11 जुलाई को जो है क्या मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाई जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन आता है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंट होती है? यानी कि किसने ये सिद्ध किया था कि जो कोशिका होती है वो आपके टोटिपोटेंट होती है? तो ये सिद्ध किया था आपके किसने? तो ये सिद्ध किए थे आपके स्टीवार्ड ने। किसने सिद्ध किया था? तो स्टीवार्ड ने ये सिद्ध किया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, मरुद्भिद्दी अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है? उदाहरण बताना है कि मरुद्भिद्दी का अनुकूलन, ध्यान देंगे, मरुद्भिद्दी अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है? ये लास्ट क्वेश्चन है आप सभी का, लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है मांस है, जिनिया है, गुलाब है, और ये है नागफनी। इसका उदाहरण कौन हो जाएगा? तो उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन डी नागफन। ये मरुद्भिद्दी अनुकूलन का उदाहरण है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। 30 में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किए हैं कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।